राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उद्भव। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय समेकन और एकीकरण का एक मुख्य पक्ष बन गया। देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के साथ उन प्रांतों जिनकी सीमाओं का निर्धारण अंग्रेजों के द्वारा अतार्किक रूप से किया गया था को एकीकृत करने का कार्य अत्यंत श्रम साध्य था। हालांकि इस प्रक्रिया ने अंततः स्वातंत्रोत्तर भारत की विविधता को बढ़ाया। ब्रिटिश भारत में प्रांत दो प्रकार के थे: गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष शासित प्रांत एवं स्थानीय वंशानुगत शासकों के अधीन देशी रियासतें जिनके संदर्भ में ब्रिटिश सरकार संप्रभु तो थी किंतु संधि के आधार पर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारत ने 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो ब्रिटिश सरकार ने उन 600 से अधिक रियासतों के साथ अपने संधि आधारित संबंधों को समाप्त कर दिया जिनके पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय का विकल्प था। रियासतों में से अधिकांश भारत में या तो स्वेच्छा से या सशस्त्र हस्तक्षेप के माध्यम से सम्मिलित हुई। 1947 से 1950 की अवधि के दौरान इन राज्यों को राजनीतिक रूप से भारतीय संघ में या तो संलग्न प्रांतों के साथ विलय द्वारा या नए प्रांतों के रूप में इनके गठन के द्वारा एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान अस्तित्व में आया तो उस समय भारतीय संघ की घटक इकाइयों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। श्रेणी ए: राज्यों में तत्कालीन गवर्नर के अधीन शासित प्रांत सम्मिलित थे। इस श्रेणी में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सम्मिलित थे। श्रेणी बी के राज्यों में पूर्व रियासतें उनका समूह शामिल था जो राज्य प्रमुख द्वारा शासित थे। ये राज्य प्रमुख अक्सर निर्वाचित विधायिका से युक्त कोई पूर्व राजकुमार होता था उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस श्रेणी के शामिल राज्य थे: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्याचल प्रदेश। श्रेणी सी के राज्य थे: 10 राज्यों में पूर्व मुख्य आयुक्त के शासन अधीन प्रांत थे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर कुछ रियासतें शामिल थी। इसमें सम्मिलित राज्यों में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा थे। श्रेणी डी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल था जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा प्रशासित किया जाता था। राज्यों के पुनर्गठन की मांग का इतिहास: भारत में अंग्रेजों का विलय अभियान लगभग 100 वर्षों से अधिक समय तक चला जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों की आंतरिक सीमाएं अव्यवस्थित एवं अतार्किक ढंग से निर्मित हुई। इन राज्यों के गठन में भाषाई और सांस्कृतिक एकजुटता का ध्यान नहीं रखा गया जिसके चलते ये बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक चरित्र वाले बन गए। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत पुरानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले से उठती रही। लगभग एक सदी के प्रयास के बाद ब्रिटिश शासन में ही सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1936 में उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। इसमें मधुसूदन दास की प्रमुख भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वतंत्रता पूर्व इस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को उचित माना। 1917 में ही कांग्रेस की राज्य इकाइयों को भाषाई आधार पर संरचित करने का निर्णय लिया गया। 1946 के चुनाव में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे स्थान दिया गया किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विभाजन के कटु अनुभव के कारण भाषाई जैसे किसी भी आधार पर राज्यों के गठन को विभाजनकारी तत्वों के इरादों को बढ़ावा देने वाला माना गया और इसे संदेहात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा। राज्य पुनर्गठन हेतु गठित विभिन्न आयोग नए राज्यों के गठन हेतु सभी वर्गों की ओर से निरंतर उठने वाली मांगों के चलते 1948 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा भारत में राज्यों के पुनर्गठन प्रश्न पर विचार करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग धर आयोग का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1949 के अपने जयपुर अधिवेशन में धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय भाषाई राज्य समिति का गठन किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे जिसे जेवीपी समिति कहा गया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने में अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी। हालांकि 1952 तक भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग काफी मजबूत हो चुकी थी। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मद्रास से 16 तेलुगु भाषी जिलों को पृथक कर तटीय आंध्र एवं रायलसीमा क्षेत्र को सम्मिलित कर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश निर्मित किया गया। इस दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। श्रीरामुलु गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने दलित उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था और नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने पूरे मामले की जांच करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की नियुक्ति की। आयोग ने इन 2 सदस्यों के आयोग के अन्य 2 सदस्य थे एम पनिकर और एच एन कुंजरू।
1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु प्रशासनिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर, साथ ही भाषाई सिद्धांत के अधिकांश भाग को स्वीकार करते हुए, भाषा को एक प्रमुख आधार के रूप में माना। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किसी राज्य के गठन के लिए किसी क्षेत्र की मांग स्वीकार करने के लिए 4 मापदंड निर्धारित किए गए। राज्य भाषाई और सांस्कृतिक एकता के आधार पर बनाए जाएं। राज्यों का गठन राष्ट्रीय एकता की रक्षा और उसे मजबूत बनाने के लिए हो रहा। नए राज्यों का गठन वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवहार्यता के द्वारा भी नियंत्रित होना चाहिए। यह पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सहायता करे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 1956 में संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। साथ ही 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों के 4 श्रेणियां A, B, C, D में हुए वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। 1950 में भारतीय संघ के समेकन के बाद से मौजूदा राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए मोटे तौर पर पुनर्गठन को 3 व्यापक चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रमुख पुनर्गठन सुगठित भाषाई प्रांतों के निर्माण के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद 1956 में हुआ। कश्मीर को पहले से ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा उसे दी गई विशेष स्थिति के आधार पर संघ में शामिल कर लिया गया था। दूसरी बड़ी पहल 1970 के दशक में हुई, जब पूर्वोत्तर में नए राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड की स्थापना के बाद कुछ नए राज्यों का गठन हुआ। तीसरे चरण में भारत के उत्तरी प्रांतों में झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का नवीनतम राज्य है। 1950 के दशक के दौरान हुए भाषाई पुनर्गठन ने राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित करने में प्रमुख योगदान दिया। भारतीय लोकतंत्र द्वारा प्रारंभ से ही जनता के एक बड़े वर्ग की आकांक्षाओं का सामना किया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसी प्रमुख शिकायत का समाधान किया जो विभाजनकारी प्रवृत्ति को उकसाने में समर्थ था। पुनर्गठन का प्रत्येक चरण केंद्र तथा संघीय इकाइयों के मध्य राजनीतिक शक्ति के संतुलन पर आधारित था। पुनर्गठन ने गंभीरता से राष्ट्र की एकता को कमजोर किए बिना भारत के राजनीतिक मानचित्र को युक्तिसंगत बनाया। इसलिए राज्यों के पुनर्गठन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्राम्य राष्ट्रीय एकता के लिए आधार तैयार करने वाला कारक माना जाता है। भारत में नए राज्यों का उद्भव कालानुक्रम आंध्र प्रदेश हो गया। मद्रास राज्य में ऐसे कुछ क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा इस राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी कर्नूल थी। उच्च न्यायालय गुंटूर में स्थापित किया गया था। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा केरल राज्य का गठन किया गया, जिसमें त्रवणकोर और कोचीन क्षेत्र सम्मिलित किए गए। कर्नाटक हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा मैसूर रियासतों से विभाजित करके बनाया गया। 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को 2 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात में विभक्त किया गया। नागालैंड, इसका गठन नागालैंड द्वारा अधिनियम 1962 के द्वारा असम राज्य को पृथक कर किया गया था। हरियाणा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य से पृथक कर गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, हिमालय प्रदेश को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसे सर्वप्रथम 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1959 के द्वारा असम राज्य के भीतर एक उपराज्य का स्वायत्त राज्यों के रूप में पृथक किया गया। तत्पश्चात 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा दोनों केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश, मूलतः जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है, भी अस्तित्व में आए। सिक्किम, पहले सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा संबद्ध राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, जब ये चोग्याल शासन के अधीन था। 1975 में 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजोरम हो गया। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, इसे अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 के द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा, ये गोवा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश से अलग कर दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया, परंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया। छत्तीसगढ़ हो गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभक्त कर इसका गठन किया गया। छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को विभक्त कर इसका पुनर्गठन किया गया। झारखंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार को विभक्त कर इसका गठन किया गया। तेलंगाना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभक्त कर इसका गठन किया गया। सिक्किम का भारत संघ के साथ एकीकरण। सिक्किम मूलतः भारत का एक संरक्षित राज्य था। 1974 में इसे संविधान में संशोधन द्वारा भारतीय संघ के एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। 1975 में सिक्किम विधानसभा में चोग्याल शासन को समाप्त करने और सिक्किम को भारत के एक संगठक क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। संरक्षित
संयुक्त राज्य प्रोटेक्टोरेट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित राज्य वह राजनीतिक इकाई है जो औपचारिक रूप से संधि द्वारा किसी अन्य दृढ़ राज्य, जिसे संरक्षक राज्य कहा जाता है, से संबंध स्थापित करता था। ये मजबूत संरक्षक राज्य किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध संरक्षित राज्य की रक्षा करने के लिए सहमत होता है। इसके बदले में संरक्षित राज्य सामान्यतः निर्दिष्ट दायित्वों को स्वीकार करता है। एक सामान्य जनमत संग्रह द्वारा इस राज्य के भारतीय संघ के साथ एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। परिणाम स्वरूप संसद के द्वारा 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। भारतीय संघ में सम्मिलित संघ शासित प्रदेश थे। 1987 के बाद से 7 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, लक्ष्मी दमन दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़ है। पुडुचेरी के साथ केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद ने अनुच्छेद 239A के तहत एक कानून बनाकर अर्थात पुडुचेरी प्रशासन अधिनियम 1962 के द्वारा विधायिका आदि के लिए प्रावधान किया। दिल्ली में विधायिका मंत्रालय की स्थापना के लिए 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा नए अनुच्छेद 239A और 239B जोड़े गए। 239AA और 239AB जोड़े गए। इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र है तथा राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से और इन प्रदेशों में सुशासन के लिए विनिमय के आदेश जारी कर प्रशासन करते हैं। अनुच्छेद 239 से 240 पुडुचेरी का अधिग्रहण एवं भारत संघ में प्रवेश। यह क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश था। 1956 में भारत और फ्रांस द्वारा सत्तांतरण संधि ट्रीटी ऑफ सीजन पर हस्ताक्षर किए गए। 1962 तक जब फ्रांसीसी संसद ने समझौते की पुष्टि की तब तक इसे अधिग्रहित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अंततः 1962 में भारत और फ्रांस के द्वारा अनुसमर्थन पत्रों का आदान प्रदान किया गया। इसके तहत फ्रांस ने इसके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र की पूर्ण संप्रभुता भारत को सौंप दी। तत्पश्चात इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 2006 में संसद ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का नाम परिवर्तित कर पुद्दुचेरी करने के लिए एक विधेयक पारित किया। पुद्दुचेरी को 4 क्षेत्र अर्थात पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे, येनम सम्मिलित है। राज्यों में पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे क्या है? क्या नए राज्यों की मांगें राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है? रामचंद्र गुहा का तर्क है कि भाषाई राज्यों के गठन ने भारत की एकता की रक्षा की है। पाकिस्तान विभाजित हो गया। श्रीलंका में दीर्घकालीन गृहयुद्ध हुआ क्योंकि पाकिस्तान के मामले में बंगाली भाषियों और श्रीलंका के मामले में तमिल भाषियों को स्वायत्तता और गरिमा से वंचित रखा गया जिसके वे हकदार थे। दूसरी ओर भारत में नागरिकों को उनकी ही भाषा में शिक्षित होने और खुद को प्रशासित करने और की स्वतंत्रता ने उनमें आश्वासन, उत्तरदायित्व और सुरक्षा की भावना पैदा की तथा पहचान के संकट को उत्पन्न करने से रोका। प्रख्यात विद्वानों और कई अन्य का मानना है कि भाषाई राज्य भारतीय स्वतंत्रता के प्रारंभिक दौर में आवश्यक थे, लेकिन अब राज्यों के एक और पुनर्गठन का समय आ गया है। हाल ही में तेलंगाना का निर्माण इसका एक उदाहरण है। विदर्भ और गोरखालैंड आदि के समर्थक के पास भी मजबूत मुद्दे हैं। ये क्षेत्रीय, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और अर्थ में बेहतर रूप से परिभाषित है और ऐतिहासिक रूप से राज्यों के अधिक शक्तिशाली या समृद्ध हिस्से द्वारा उपेक्षित रहे हैं। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भारत की एकता के बारे में किसी भय की आवश्यकता नहीं रह गई है। भारतवर्ष अखंड रहेगा। आज भारत की वास्तविक समस्या शासन की गुणवत्ता है तथा छोटे राज्य समस्या का एक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता है? नए राज्यों की बढ़ती मांग द्वारा भारत की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में कुछ प्रश्न उत्पन्न किए गए हैं। संघीय पुनर्गठन के मुद्दे का समाधान करने के लिए किसी भी ढांचे को तैयार करते समय 4 उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। एक अस्थायी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। नए राज्य की मांग राज्य विधायिका द्वारा उत्पन्न हो, केंद्र से नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन। राजनीतिक विचार के स्थान पर आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता परीक्षण आधारित मांग। धर्म, जाति, भाषा को नए राज्य के गठन का वैध आधार बनाने के बजाय विकास और शासन जैसे लोकतांत्रिक मुद्दों को प्रोत्साहित करने के स्पष्ट सुरक्षा उपाय है। भारत के राज्य के आकार और ढांचे का एक अधिक व्यापक अवलोकन करने के लिए लंबे समय से द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की मांग की जा रही है। यदि एक नए द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाए तो उससे प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियों का समाधान करना होगा। क्या भारत को और राज्यों की आवश्यकता है? भारत प्रति राज्य जनसंख्या के अनुसार राज्यों की संख्या के मामले में संघीय देशों की तुलना में सबसे नीचे आता है। इसका प्रति राज्य जनसंख्या का औसत 35 मिलियन है, जो कि तुलनात्मक रूप से ब्राजील में से 7 मिलियन, अमेरिका में 6 मिलियन और नाइजीरिया में 4 मिलियन है। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से इसके राज्यों का आकार अधिक बड़ा नहीं है। अमेरिका के लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर और ब्राजील 3 लाख वर्ग किलोमीटर की तुलना में भारत के राज्यों का आकार औसतन
1,10,000 वर्ग किलोमीटर है। जर्मन राज्यों का औसतन क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि स्विस कैंटन का औसतन केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है। अतः प्रति राज्य जनसंख्या के अनुसार राज्यों की संख्या की दृष्टि से ये अन्य संघीय देशों से पीछे है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से ये उनके लगभग बराबर या कम ही है। क्या छोटे राज्य का अर्थ बेहतर शासन प्रदान करना है? दूसरे नए आयोग को इस पर आवश्यक रूप से विचार करना होगा कि क्या राज्यों का आकार कम करने से प्रशासन में सुधार की संभावना है। नए राज्यों के गठन से राज्यों की संख्या में वृद्धि होगी तथा नए राज्यों को नई राजधानियां, प्रशासनिक संरचना, अदालतें और कर्मियों की आवश्यकता होगी। जबकि ग्रेवी ट्रेन की अवधारणा के कारण आलोचक कभी नए राज्यों के गठन के खर्च और अक्षमता के विचार की निंदा करते हैं। इनका तर्क है कि राज्यों की प्रशासन एवं संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि कर उनकी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। भारत की G20 देशों के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार की दर सबसे कम है। सार्वजनिक कर्मचारियों की संख्या में कमी कराधान, न्याय, सुरक्षा, बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में भारतीय राज्यों की क्षमता को कमजोर करती है। फिर भी रिक्त पदों को भरना कौशल सुधार और उच्च शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन नए राज्यों के इस संबंध में कोई गारंटी नहीं है। राज्यों के आकार को कम करने और शासन में सुधार के मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। राज्य के आकार और प्रशासन के मध्य संबंध वाले अक्सर इस पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं कि छोटे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अधिक सुसंगठित और सामाजिक रूप से अधिक एकजुट होंगे। इससे सार्वजनिक खर्च की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह भी माना जाता है कि छोटे राज्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच की दूरी को कम करके जवाबदेही में सुधार कर सकते हैं। फिर भी यदि गरीबी में कमी या आर्थिक विकास के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन को देखें तो हमें राज्य के आकार और प्रदर्शन के मध्य कोई स्पष्ट सहसंबंध दृष्टिगोचर नहीं होता है। भारत के नए राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का मिश्रित अनुभव यह दर्शाता है कि राज्य के नएपन में विकास को बढ़ावा देने की संभावना अंतर्निहित होना आवश्यक नहीं है। नए राज्यों के निर्माण के लिए अतिरिक्त अन्य उपलब्ध विकल्प क्या है? नए एसआरसी के समक्ष तीसरा प्रश्न ये है कि अगर नए राज्यों के निर्माण का आधार प्रशासनिक दक्षता है तो क्या नए राज्यों के निर्माण के कई अन्य विकल्प भी हैं जो कि संबंधित मुद्दे का निवारण कर सकेंगे? कुछ मामले में केंद्रीय संसाधनों का बेहतर वितरण या राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता का बेहतर हस्तांतरण नया राज्य बनाने से अधिक वांछित परिणाम दे सकता है। यहाँ ये उल्लेख किया जा सकता है कि नगर निगमों, स्वायत्ता क्षेत्रीय परिषदों और पंचायती राज संस्थानों के रूप में उपराज्य संस्थाओं को अधिकार देने में राज्यों का बहुत हद तक मिश्रित प्रदर्शन रहा है। नए राज्यों को बनाए जाने का निर्धारण कौन करेगा? नई एसआरसी को निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि यदि नए राज्य बनाए जाने हैं तो उसका निर्धारण कौन करेगा। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक दिलचस्प विशेषता है कि अनुच्छेद 3 जो प्रभावी रूप से केंद्र सरकार को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है कि केंद्रीकृत प्रकृति के बावजूद राज्य विभाजन पर वास्तविक संघर्ष राज्य स्तर के परिदृश्य में किए जाते हैं। नए एसआरसी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या विभाजन का समर्थन करने के लिए राज्य विधानसभा को संकल्प को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। राज्य के दर्जे की मौजूदा मांग के निर्णय अंत में भविष्य में गठित होने वाले एसआरसी को गोरखालैंड, विदर्भ, बोडोलैंड, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और अन्य जगहों में राज्य के दर्जे की वर्तमान मांगों पर निर्णय करने की आवश्यकता होगी। भविष्य में किसी भी एसआरसी के लिए एक अनुत्तरित प्रश्न राज्य के सही आकार का उत्तर खोजना आसान नहीं होगा। किस क्षेत्र को राज्य बनाया जाना चाहिए, इसका सार्वभौम या सबके लिए स्वीकार्य उत्तर नहीं है। राज्य केवल क्षेत्रीय राजनीतिक, सांस्कृतिक समरूपता और पहचान की मांग, भौगोलिक आर्थिक कारकों के बीच समझौते का संतुलन के रूप में उभर सकते हैं। राज्यों के नाम और परिवर्तन से जुड़े मुद्दे 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बदलकर बंगाली भाषा में बंगला और अंग्रेजी में बंगाल किए जाने के संबंध में प्रावधान है। इसके नए राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 के अधीन विधि बनाने की जो प्रक्रिया विहित की गई है उसका ये पालन किया जाता है, अर्थात संसद विधि बनाकर ही ये कार्य करता है। अनुच्छेद 3 के अधीन संविधान संशोधन के बिना ऐसा किया जा सकता है, लेकिन यदि उक्त राज्य की भाषा में परिवर्तन जैसे उड़िया के स्थान पर ओडिया और 96वां संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान हो तथा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित हो तो इस हेतु संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होती है।
राज्यों के नाम के परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कई भारतीय प्रांत, क्षेत्र और शहरों का नाम परिवर्तित किया था। इसके नामकरण ने ब्रिटिश प्रभाव भी झलकता है। यहाँ के ऐतिहासिक नामकरण को अनदेखा किया गया। ऐसे प्रांत, शहर आदि भी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में उच्चारण और ध्वन्यात्मक फोनेटिक समस्या भी उसके नाम में परिवर्तन के कारक रहे। ऐसे यूनाइटेड प्रोविंस, मिडिल प्रोविंस, अनुच्छेद 3 के अधीन जो अनेक विधान बनाए गए हैं, उसमें से कुछ उदाहरण दिए गए। नए राज्यों का निर्माण हो गया। आंध्र राज्य अधिनियम 1953, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, केरल, मध्य प्रदेश आदि। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, महाराष्ट्र और गुजरात विलय, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर नया राज्य अधिनियम 1954, बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। बताओ, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में चला गया। अर्जित राज्य क्षेत्र विलय अधिनियम 1960, कुछ राज्यों का असम और पंजाब और पश्चिमी बंगाल में विलय हो गया। विभाजन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया और चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। अर्धपर्ण हो गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए करार के अनुसरण में नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को अध्यर्पित किए गए। अर्जन, नए क्षेत्रों का प्रवेश। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत संघ में प्रविष्ट हुआ। नाम परिवर्तन हो गया। मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968, मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक कर दिया गया। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। अब नेक्स्ट चैप्टर, भारतीय संविधान एवं शासन, मूल अधिकार। अधिकारों की संकल्पना। अधिकार कानून सम्मत दावा, सुविधा और विशेषाधिकार है। यह विधि द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहां कानून एक ओर अधिकारों को मान्यता देता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें लागू करने या उनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है। अधिकार लोकतंत्र का सार है। ये व्यक्ति को स्वयं का विकास करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाता है। अधिकारों की धारणा समय समय पर तथा एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तित होती रहती है। जब कुछ दावे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं तो वे परिवर्तनीय हो जाते हैं, जब हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। उल्लंघन करने की स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिकारों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा स्वीकृत और तर्कसंगत दावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिकारों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक अधिकार हो गया। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उनके मनुष्य होने के कारण जन्म से उपलब्ध होते हैं। ये अहस्तांतरणीय नैसर्गिक अधिकार है। ये कानून द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि कानून द्वारा केवल परिवर्तनीय है, जैसे जीवन का अधिकार। मानव अधिकारों के इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का व्यवहारिक संस्करण माना जाता है। ये मानव के रूप में जन्म के साथ ही सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध होते हैं। इस संदर्भ में ये राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा की गई है। नागरिक अधिकार हो गया। ये अधिकार किसी देश के कानून या संविधान द्वारा यहाँ के केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। विधिक अधिकार हो गया। ये वे नागरिक अधिकार होते हैं जो विधायिका द्वारा पारित विधियों के माध्यम से अनुदान प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के रूप में शामिल था, परंतु अब उसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। संवैधानिक अधिकार, ये अधिकार संविधान में उल्लेखित होते हैं। कुछ अधिकारों को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है, जैसे मूल अधिकार, जब अन्य अधिकारों को केवल साधारण दर्जा दिया जाता है। मूल अधिकार ये संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है तथा उनके महत्व के आधार पर इन अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है और ये सीधे उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना। इन्हें मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उनको किसी भी देश मूल कानून अर्थात संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक समाविष्ट किए गए हैं। ये न केवल देश में राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिसका अभिप्राय है कि राज्य मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाने के साथ ही विधि के शासन की स्थापना हेतु अभिभावक एवं गारंटर के रूप में काम करता है। मूल अधिकारों का क्रमिक विकास। संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने की प्रेरणा स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष और विश्व के प्रमुख लोकतंत्रों के अनुभवों से प्राप्त हुई है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्मित नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का आह्वान किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसमें मूल नागरिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और अस्पृश्यता एवं दासता के उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। नेहरू रिपोर्ट के बाद से राष्ट्रवादी मत बिल ऑफ राइट्स के पक्ष में था, जिसका कारण ब्रिटिश शासन से प्राप्त अनुभव था कि एक पराधीन विधानमंडल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने में कार्यपालिका के अधीनस्थ के रूप में काम कर सकता है। ब्रिटिश मत पर ध्यान दिए बिना संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण और समुदाय के प्रत्येक सदस्य हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय निर्देशन सिद्धांतों के साथ सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकारों को अपनाया। संविधान सभा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स के साथ ही फ्रांस के मानव अधिकारों की घोषणा से भी प्रेरित है। मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं भी है, जैसे कि मूल अधिकारों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मूल अधिकारों को दो वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों और दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, जबकि शेष सभी विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। के अधिकार असीमित नहीं होते, बल्कि इन पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित होते हैं। युक्तियुक्त का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा समाज के समग्र कल्याण और व्यक्ति के अधिकारों द्वारा मध्य संतुलन की उचित व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। संसद को विधि द्वारा ये निर्धारित करने का अधिकार है कि सैन्य बलों और खुफिया विभागों में ये अधिकार किस सीमा तक प्राप्त होते हैं। ये अस्थायी नहीं है। संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें कटौती या कमी कर सकती है, किंतु ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए हुए होनी चाहिए। इन अधिकारों के विषय क्षेत्र अनुच्छेद 31A, 31B, 31C और 33, 34 और 35 के द्वारा सीमित होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त ये सभी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ अधिकार राज्य को ये निर्देश देते हैं कि वह कुछ विशिष्ट कार्य न करें। इसका स्वरूप नकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28 से कुछ अनुच्छेद अभिव्यक्त रूप से एक या अधिक अधिकारों का सृजन करते हैं तथा उन्हें प्रदान करते हैं। उनका स्वरूप सकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19(1), 21 को 29, 30 तथा 32। मूल अधिकारों का वर्गीकरण। लग रहा है पढ़ चुके हैं भाई। देखो, जैसे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है कि मूल अधिकार निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19, 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25, 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की संसद और सरकार और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और प्राधिकारी सम्मिलित है। विवरण देखो। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित करने का प्रयास करता है। कोई नागरिक राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किसी भी निकाय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्चतम और उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायिक घोषणाओं में अन्य पदाधिकारियों को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। राज्य की यह परिभाषा निषेधकारी नहीं है, यह समावेश है तथा इसका समय समय पर विस्तार किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, स्थानीय अधिकारी आदि सम्मिलित हैं। अन्य पदाधिकारियों के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को सम्मिलित किया गया है। विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय, सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला निकाय, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाला निकाय, सरकार के नियंत्रण के अधीन निकाय।
निम्नलिखित को न्यायालय के निर्णय द्वारा राज्य अभिनिर्धारित किया गया है। राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा स्थापित प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, राज्य सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक आदि। किंतु भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एवं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल पाठ हो गया। इस संविधान के प्रारंभ से ही ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां इस मात्रा तक शून्य हो गई जहां तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करती है या न्यूनतम करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने का वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपाधि, नियम, अधिनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा आदि सम्मिलित है। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरस्त नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई भी विधि इसका कोई भाग उस समय पूर्णतः और विशिष्ट रूप क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। विवरण। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है। ये देश में न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के विषय में संविधान की सर्वोपरि स्थिति को सुरक्षित करना है। न्यायिक पुनरावलोकन किसी भी ऐसी विधि को शक्ति बाह्य का शून्य घोषित करने की न्यायपालिका की शक्ति है जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उल्लंघन करती हो। मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक सिद्धांत क्या है? संविधान के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। ये निम्नानुसार है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल होने पर निरस्त कर सकती है। साथ ही पूर्व में सुनाए गए अपने निर्णय की भी समीक्षा कर सकती है। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था की देन है, जहां मार्बरी बनाम मेडिसिन वाद 1803 में न्यायपालिका की अंतर्निहित शक्ति के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को प्रत्यक्ष पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई थी। पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 137 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेशों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। लेकिन संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226, 245, 246, 251, 254, 272 के अंतर्गत न्यायपालिका को कुछ ऐसी शक्तियां और उत्तरदायित्व दिया गया है जिसमें न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। यदि विधायिका द्वारा ऐसी विधि पारित की जाती है जो मूल अधिकारों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो वह विधि न्यायालय द्वारा असंगतता की सीमा तक शून्य घोषित कर दी जाती है। संपूर्ण विधि को अमान्य घोषित करने के स्थान पर विधि के केवल उस भाग को हटाया जा सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। यह पृथक्करण का सिद्धांत है। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हो गया। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने से पूर्व प्रवृत्त विधियां इस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं। यह मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं। आदित्यजन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू है परंतु भारतीय परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारतीय संदर्भ में इसे निरस्त कर दिया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। यह राज्य को उसके अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकती है। भावी परावर्तन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। मूल अधिकार का प्रभाव भूत लक्ष्मी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है बल्कि इसका भावी प्रभाव है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन और पूर्व प्रवर्तित विधियों पर मौलिक अधिकारों का प्रभाव उस स्थिति से होगा जिस स्थिति से उन्हें लागू किया गया है। संविधान में लागू होने के पूर्व किए गए कार्यों के संबंध में संविधान पूर्व विधियां लागू होगी। इसलिए संविधान पूर्व प्रदत्त विधियों के अधीन संविधान के प्रवर्तन के पूर्व उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रवर्तन मूल अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद भी कराया जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि अधिनियमित नहीं करेगा जो मूल अधिकारों में कटौती या कमी करती है। संविधान के लागू होने के बाद से ही ये प्रश्न सामने आया कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है।
संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व जिनका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, उनको राज्य की नीति द्वारा लागू करने के लिए संसद ने प्रारंभ से ही संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन की नीति अपनाई, जिसे मूल अधिकार में हस्तक्षेप के आधार पर चुनौती दी गई। संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन और उस पर दिए गए न्यायिक निर्णयों में कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। शंकरी प्रसाद वाद 1951। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य विधि नहीं है, अतः अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 368 के अधीन स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद का मूल अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार मूल अधिकार संसद की संशोधन करने की शक्ति के अधीन है। गोलकनाथ वाद 1967। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलट दिया और निर्णय दिया कि संविधान में मूल अधिकारों को एक सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है, अतः वे संशोधित नहीं की जा सकती है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन सामान्य विधि नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद 13 संविधान का संशोधन करने वाले अधिनियमों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार राज्य के पास एक बार फिर मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति निहित हो गई। केशवानंद भारती वाद 1973। न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा दी, जिसके अनुसार संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों का संशोधन केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जिस सीमा तक वे मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को शून्य घोषित करने हेतु अनुच्छेद 368(4), 368(5) जोड़े गए हैं। इस अधिनियम ने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान की है, जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368(4), अनुच्छेद 368(5) को निरस्त कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी शक्ति में कटौती की गई थी, जो संविधान का मूल ढांचा है। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों में इस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जहां तक कि वह संशोधन के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता। I.R. कोहली वाद 2007। ये नवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम की वैधता से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का उच्चतम न्यायालय को अनन्य प्राधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। मूल पाठ हो गया राज्य। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधि व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विवरण: विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता का विचार ए बी डायसी द्वारा प्रदत्त विधि का शासन सिद्धांत का मूल तत्व है। इसमें निम्नलिखित 3 तत्व सम्मिलित है: निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता, अर्थात सभी नागरिक समान रूप से विधि के अधीन है। संविधान स्रोत नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, क्योंकि संविधान के उद्भव के पूर्व भी व्यक्तिगत अधिकार अस्तित्व में थे। भारत में इसके प्रथम और द्वितीय तत्व ही लागू होते हैं, चूंकि भारतीय प्रणाली में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, अतः तृतीय तत्व लागू नहीं होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के शासन को संविधान के मूल ढांचे का एक अंग माना। विधि के समक्ष समता क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी भी नागरिक सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का दर्जा प्राप्त है। ये ब्रिटिश परंपरा से ग्रहण किया गया है। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, क्योंकि इसके तहत किसी भी विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है। विधियों का समान संरक्षण इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समान के साथ समान समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। समान संरक्षण का सिद्धांत असमान व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं एवं अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाने की उपेक्षा करता है, अतः यह एक सकारात्मक अवधारणा है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार वाद। पश्चिम बंगाल राज्य हो गया, उसके बाद बनाम अनवर अली सरकार वाद 1951 में उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों वाक्यांश का एक ही अर्थ है। सैद्धांतिक रूप से इसमें अंतर हो सकता है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर दोनों में कोई विभेद नहीं है। विधि के समक्ष समता के अपवाद क्या है? भारतीय संविधान में निहित विधि के समक्ष समता का सिद्धांत पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। इसके कुछ अपवाद निम्नलिखित हैं: राष्ट्रपति और राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 और 361(a) के अंतर्गत अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान की गई है। संसद और विधायकों को विधायिका में विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 प्रदान किए गए हैं। विदेशी राजनयिक को भी अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
प्रयोजनीयता। अनुच्छेद 14 चाहे वह भारतीय नागरिक, विदेशी या यहाँ तक कि कंपनी जैसी कोई विधिक इकाई ही क्यों न हो, सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही ये केवल राज्य के कार्रवाइयों के विरुद्ध ही उपलब्ध। अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। मूल पाठ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। राज्य अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मूल पाठ इसका क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान उनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, पूर्णतः अंशतः राज्य में निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के प्रयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन और शर्त के अधीन नहीं होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करता है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थान, उनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थान, शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य को सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, प्रवेश से संबंधित है। विवरण देखो। अनुच्छेद 15(1) के केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिषेध राज्य के विरुद्ध और गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, भेदभाव केवल उपरोक्त आधारों पर निषिद्ध है। इस संदर्भ में केवल का अर्थ है उसका अर्थ है कि केवल उपयुक्त आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य उपयुक्त में से किसी भी आधार के साथ संयोजित कुछ अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। उदाहरणार्थ, केवल जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाति और पिछड़ेपन के आधार पर सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक इकाई की अनुमति दी गई है। जहां अनुच्छेद 15(1) राज्य के भेदभाव के कार्यों पर प्रतिबंध आरोपित करता है, वहीं अनुच्छेद 15(2) राज्य और गैर सरकारी व्यक्ति दोनों को भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है, जिनमें से कोई भी सार्वजनिक स्थान, कुएं, तालाब आदि के उपयोग में भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। अनुच्छेद 15(3) महिला और बच्चों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। यह राज्य को सामाजिक समानता की स्थापना के लिए सकारात्मक और तर्कपूर्ण भेदभाव करने की अनुमति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। संबंधित न्यायिकवाद पिछड़े जाति के लिए आरक्षण के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित न्यायिक विवाद क्या हुआ था कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 में राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अनुच्छेद 15(1) के तहत धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध के आधार पर किया गया था, लेकिन इस फैसले को बाद में संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त कर दिया गया एवं एक नए प्रावधान अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया, जिसमें कार्यपालिका को यह शक्ति प्रदान की गई कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान करने से इसमें सरकार सक्षम है। लेकिन संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य द्वारा उठाए गए कदम को भी चुनौती प्रदान की गई। पुनः उच्चतम न्यायालय ने M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद 1963 में यह निर्णय दिया कि विशेष वर्ग पिछड़ा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए लोगों का एक समूह या उसकी जाति एकमात्र का प्रमुख कारण नहीं हो सकती। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के मामले में एक दूसरा निर्देश ये दिया कि आरक्षण एक उचित सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मंडल न्यायिक निर्णय 1993 में जाति आधारित आरक्षण को वैध माना और क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रदान की। इसके अनुसार पिछड़े वर्गों में संपन्न लोगों को समाज के अगड़े और अग्रणी समुदाय के समक्ष मानकर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 15
संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(5) शिक्षण संस्थान में चाहे वो सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो में समाज के सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(4) जहाँ प्रकृति में समान है कि वही अनुच्छेद 15(5) विशिष्ट रूप से शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इस प्रावधान का अपवाद है। इस संशोधन के द्वारा SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण से संबंधित विवाद क्या है? TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कोटा आरक्षण लाभ प्रणाली लागू नहीं कर सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसके माध्यम से कोई भी प्रवृत्ति पेशा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 93वां संविधान संशोधन इसी निर्णय को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त संवैधानिक संशोधन की वैधता को बनाए रखा। तदुपरांत केंद्र सरकार द्वारा संविधान के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया गया, जिसमें IIT, IIM एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षित सीटें हैं। A.K. ठाकुर बनाम भारतीय संघ 2008 बाद में न्यायालय ने यहां तक निर्णय दे दिया कि राज्य एवं निजी शिक्षण संस्थान में अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण मान्य है। राजस्थान की गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की सोसाइटी बनाम भारत संघवाद 2013। निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% सीटों पर आरक्षण प्रारंभ करने की वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए। शिक्षा को विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्यम के रूप में नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 21A राज्य पर एक दायित्व है। शिक्षा का अधिकार संस्था केंद्रित अधिनियम अपेक्षा एक बाल केंद्रित अधिनियम है। अनुच्छेद 15 और सामाजिक प्रगति। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता को स्थापित करता है, किंतु असमानता के ऐतिहासिक तत्व वंचित समूहों के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता पर बल देते हैं। अतः अनुच्छेद 15 में समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों के पक्ष में प्रावधान पहले से ही मौजूद है। शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में अधिगामिनी व्यवहार अनुच्छेद 15 पर आधारित सामाजिक सुधार का ही एक रूप है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने सामान्यतः सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए मंडलवाद में आरक्षण को 50% तक सीमित करते हुए संतुलन स्थापित किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का प्रावधान प्रस्तुत किया। अनुच्छेद 15 के आधार पर महिलाओं और उनकी सामाजिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने आपराधिक कानून और प्रक्रियात्मक कानून में महिलाओं के पक्ष में किए गए प्रावधानों को उनकी सामाजिक निर्बलता को देखते हुए स्वीकार किया। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाए। क्योंकि विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997 क्योंकि ऐसा उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता का अधिकार। मूल पाठ। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्योग, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसमें विभेद किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन और नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन और नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय को उपेक्षा विहित करती है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्त और पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 4A हो गया। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। 4B
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ग में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4A के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष पर भारी किए जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगा। ऐसे वर्ग की रिक्ति पर उस वर्ष रिक्ति के साथ जिसमें वे भरी जा रही है उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा की अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करता है कि किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसे शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। विवरण अनुच्छेद 16(2) में उल्लेखित है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के स्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में भेदभाव नहीं कर सकता है, किंतु राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव करने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान देने योग्य है कि उपखंड अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट आधारों में 2 और आधारों को जोड़ा और उद्भव के और निवास आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। निवास जो है, निवास घर जो है वो आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। हालांकि अनुच्छेद 16(3) एक अपवाद है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केवल अपने निवासियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित कर सकते हैं, हालांकि केवल संसद इस संबंध में कानून बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को किन्हीं पिछड़े वर्गों के पक्ष में लोक नियोजन के आरक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और ऐसा कोई भी वर्ग शामिल किया जा सकता है जिसे राज्य पिछड़ा हुआ मानता हो। इस प्रकार सकारात्मक कार्रवाई की संभावना अनुच्छेद 15 की अपेक्षा अनुच्छेद 16 में व्यापक है। अनुच्छेद 16(5) किसी धार्मिक व्यवस्था के कुछ पदों के संबंध में धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रावधान करता है। मंडल आयोग और उसके बाद तो मंडल आयोग को 1979 में जनसंख्या के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की जांच करने और उसकी उन्नति के लिए उपाय सुझाने हेतु अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था। आयोग ने जनसंख्या के लगभग 52% भाग को पिछड़ा हुआ माना। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने की सरकार की नीति को सही ठहराया गया। यह मंडलवाद के रूप में प्रसिद्ध है। और इस निर्णय के तहत क्या हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) 16(1) का विरोधी नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत है। इसी आधार पर न्यायालय ने 27% आरक्षण को वैध माना। आरक्षण केवल प्रवेश के स्तर पर दिया जाएगा, पदोन्नति पर नहीं। एक वर्ष में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इसमें क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण से बाहर रखने का सिद्धांत दिया गया है। इसने आरक्षण में किसी जाति को शामिल करने या उससे बाहर करने के मापदंडों के विषय में निर्णय लेने के लिए सरकार को एक संबंधित निकाय के गठन का निर्देश दिया। पदोन्नति के आरक्षण का मुद्दा 77वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A अंततः स्थापित किया गया। इसके द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को वैध माना गया। वीरपाल सिंह बनाम भारत संघवाद 1995 में न्यायालय ने कहा था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 85वां संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाया गया। नागराजवाद में 85वें संविधान संशोधन की वैधता पर प्रश्न किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि संशोधन ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने 3 और दिशा निर्देश दिए हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जिस वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई है उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। सरकार द्वारा सत्यापनीय आंकड़े प्रदान किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत इससे प्रशासन की दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान फैकल्टी एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 2013 वाद में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके लिए केवल योग्यता एकमात्र मापदंड होनी चाहिए। सुपर स्पेशलिटी पदों के लिए योग्यता एकमात्र मापदंड होना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की और समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान एक 5 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय दिया कि सरकार संकाय के सुपर स्पेशलिटी पदों में आरक्षण हेतु संविधान में संशोधन के लिए स्वतंत्र है। इस संदर्भ में न्यायालय का पूर्व निर्णय ऐसे 2 पदों पर आरक्षण के लिए सरकार के निर्णय की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की खंडपीठ ने एस. पन्नीर सेल्वम एवं अन्य बनाम तमिलनाडु सिविल अपील तथा अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के मामले में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि नियमों में परिणामी वरिष्ठता का कोई प्रावधान न होने के कारण कैचअप रूल्स लागू होगा। परियोजनीयता
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत हो गया। मूल पाठ अस्पृश्यता का अंत हो गया। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विवरण होगा। अस्पृश्यता हमारे देश में सभी रूपों में निषिद्ध है और लेखनीय है कि संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद के द्वारा इस उपबंध को लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए विभिन्न अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में संशोधित करते हुए इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया। यह अस्पृश्यता विरोधी प्रावधान को और सशक्त करता था। अस्पृश्यता का एक संज्ञेय अर्थात पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं और गैर नॉन कंपाउंडेबल अर्थात ऐसे वाद जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता भले ही दोनों पक्षों में समझौता हो चुका हो। इस मामले में राज्य एक पक्ष बन जाता है अपराध है। ये कानून त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय को न्याय प्रदान करने और उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के साथ ही उनको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया गया। अनुसूचित SC/ST संशोधन अधिनियम 2015। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम और उसके लिए अधिक कठोर प्रावधान को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम प्रधान अधिनियम में एक संशोधन और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के साथ संशोधन प्रभावों के साथ लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अपराधों की विस्तृत सीमा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के सिर और मूंछ के बालों का मुंडन कराने और इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत्य हैं। देखो इसमें कहता है कि अपराधों की विस्तृत सीमा। SC/ST के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराध में अनुसूचित SC/ST के लोगों के सिर और मूंछ की बालों का मुंडन कराने और इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत्य हैं। अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना। अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, उन्हें सिंचाई सुविधा तक जाने से रोकना, उन्हें वन अधिकारों से वंचित करके रखना, मानव और पशु कंकाल को निपटाने और लाने और ले जाने के लिए बाध्य करना, कब्र खोदने के लिए बाध्य करना, सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग अनुमति देना, अनुसूचित जाति जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, जाति सूचक गाली देना, जादू टोना, अत्याचार को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना, चुनाव लड़ने में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार को नामांकन को दाखिल करने से रोकना, SC/ST की महिलाओं का वस्त्र हरण कर आहत करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को घर, गाँव और आवास छोड़ने के लिए बाध्य करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूजनीय वस्तुओं को विरूपित करना, अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्य के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना, यौन दुर्व्यवहार में उन्हें छूना, भाषा का उपयोग करना, आहत करना और धमकाना। अनुसूचित जाति के और SC/ST जाति के सदस्य को आहत करना, उन्हें दुखद रूप से आहत करना, धमकाना, अपहरण करने जैसे अपराधों को जिसमें 10 वर्ष के कम की सजा का प्रावधान उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध के रूप में शामिल करना। अभी अत्याचार का निवारण अधिनियम के तहत SC/ST के लोगों पर किए गए अत्याचार मामले में 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों को ही अपराध माना जाता है। मामलों का तेजी से निपटान। मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में विशेष रूप से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाना और विशेष लोक अभियोजन को निर्दिष्ट करना और प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति। विशेष अदालतों को अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना। जहां तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना। अतिरिक्त अध्याय। पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों पर अतिरिक्त अध्याय शामिल करना आदि है। जानबूझकर की गई ढिलाई की स्पष्ट परिभाषा। शिकायत दर्ज होने से लेकर अधिनियम के अंतर्गत कार्य की उपेक्षा के आयामों को लेते हुए हर स्तर के सरकारी कर्मचारी के लिए जानबूझकर की गई ढिलाई पद की स्पष्ट परिभाषा तय करना है। अपराध की अन्य परिकल्पनाएं जैसे अपराध को परिकल्पनाओं का शामिल किया जाना। यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके परिवार से परिचित है तो तब तक उसके विपरीत सिद्ध न किया जाए। अदालतें यह मानेगी कि अभियुक्त पीड़ित की जाति और जनजातीय पहचान के बारे में जानता था। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत।
मूल पाठ। राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। विवरण: ये राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकारों पर एक प्रतिबंध आरोपित करता है। राज्य सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। भारतीय राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले विदेशी नागरिकों को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि, भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों से संबंधित वाद्य क्या है? बालाजी राघवन। बाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य को भारत रत्न और पद्म पुरस्कार देने की अनुमति प्रदान की है, किंतु साथ ही स्पष्ट किया है कि उन्हें नाम के प्रत्यय और उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। मूल पाठ। वाक्य स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी हो गया शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतः आवाज संचरण की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा धारा 2 द्वारा लोप किया गया। धारा कोई प्रवृत्ति, आप उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। 2 खंड 1 और उपखंड 1 की कोई बात उपखंड के द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार हितों में अन्यथा न्यायालय अवमानना, मानहानि और अपराध उत्पीड़न के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंध जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। उक्त खंड के उपखंड कोई बात या उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में संयुक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करता है। 4 देखो, इस खंड के उपबंध 3C की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था पर सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 5 उक्त खंड के डी में आ गया ई। कोई बात उक्त खंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंध जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करता है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। उक्त खंड के उपबंध जी की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निबंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने में राज्य को निवारित नहीं करेगी। विशिष्टतः उक्त खंड की कोई बात कोई वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अर्हता से है। राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा नागरिक का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। देखो, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक है तथा यह केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। प्रारंभ में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यादन का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में ये अनुच्छेद नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 को भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है।
हालांकि कोई भी स्वतंत्रता संपूर्ण अत्यंतिक नहीं है और इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाकर कटौती ही की जा सकती है। युक्तियुक्त प्रतिबंध केवल कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जा सकता है, न कि कार्यपालिका की कार्रवाई से। युक्तियुक्तता के निर्णय का अधिकार शासन को नहीं वरना न्यायपालिका का होना चाहिए। यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। प्रतिबंध केवल संविधान में उल्लिखित आधारों पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) के द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक अपने विचारों और विश्वासों को निर्बाध रूप से मौखिक, लिखित और मुद्रण और चित्रण के द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मौन को भी अभिव्यक्ति का रूप माना है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रतिबंध के आधार पर व्युत्पन्न महत्वपूर्ण अधिकार। भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्युत्पन्न महत्वपूर्ण अधिकार। सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, एकांतता का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, मौन रहने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों के विपरीत, जहां प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी का अलग से कोई प्रावधान नहीं है, भारत में साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघवाद 1962 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, किंतु इस स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ब्रजभूषण वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मीडिया पर कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं है, अर्थात किसी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 361(a) को जोड़ा गया है, जो एक व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इंडियन एक्सप्रेस वाद 1985 इंडियन एक्सप्रेस वाद 1985 ये स्पष्ट किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित से सम्मिलित है: सूचना का अधिकार, प्रकाशित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने सिफारिश की है कि प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित मानकर इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत नागरिकों को शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार प्रदत्त है। इस अधिकार के कारण नागरिकों को सार्वजनिक सभा करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इस पर भारत की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या संगठन बनाने का अधिकार। इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। ये संघ सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हो सकता है। इस अधिकार के तहत राजनीतिक दल, कंपनियां और सहकारी संघ और मजदूर संघ और क्लब आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। सशस्त्र सेनाओं और पुलिस आदि को भी संघ बनाने का अधिकार है, हालांकि उन्हें केवल सांस्कृतिक संघ बनाने की अनुमति है, न कि राजनीतिक संघ बनाने की। सरकारी अधिकारियों के बाद में हड़ताल का अधिकार। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन को कुछ निश्चित परिस्थितियों में हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों के लिए कहा है कि जब संचार के अन्य सभी चैनल असफल हो जाएं, केवल तभी हड़ताल का अधिकार एक अंतिम उपाय के रूप में उपलब्ध है। हालांकि इसे मूल अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं समझा जा सकता, अतः सरकार ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लागू कर हड़ताल वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती है। एस्मा क्या है? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। उच्चतम न्यायालय ने टी.के. रंगाराजन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2003 में कहा है कि सरकारी अधिकारियों को हड़ताल का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी को हड़ताल का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। टी.के. रंगाराजन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2003 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को हड़ताल का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवाज संचरण का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(d) के द्वारा भारत के नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवाज संचरण का अधिकार प्राप्त है। हालांकि जनसाधारण के हित में या अनुसूचित जनजाति के हित में आवाज भ्रमण पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध अनुसूचित जनजाति की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आदि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। अनुच्छेद 19(1)(e) भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग
में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है। ये भारतीय नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार प्रदान करता है और विशिष्ट परिस्थिति में जनसाधारण या अनुसूचित जाति के हितों में इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। ये देश के आंतरिक अवरोधों को समाप्त कर राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के दूसरे प्रांत के लोगों को अचल संपत्ति खरीदने और अस्थायी रूप से बसने की छूट मिल गई है। अनुच्छेद 19(1)डी अनुच्छेद 19(E) पर आरोपित प्रतिबंध आर्टिकल 19(1)डी भारतीय नागरिकों को देश के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण और 19(1)E भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों के प्रदान करने का आधार भारत का एकल क्षेत्र होने की संकल्पना पर आधारित है। दोनों अनुच्छेद परस्पर संबद्ध है और वास्तव में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित कुछ प्रतिबंध है जो इन पर आरोपित है। जैसे देखो, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि अधिकारियों को संदेह है कि किसी व्यक्ति के संचरण से एक क्षेत्र में लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है तो उसके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ये प्रतिबंध दमनकारी और मनमाना नहीं हो सकता है। सुरक्षा कारणों के लिए दो पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट निर्धारित किया जा सकता है। किसी राज्य क्षेत्र से नागरिक के विरुद्ध निष्कासन का आदेश यदि उसे एक असामाजिक तत्व माना जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को राज्य से निष्कासित किया जा सकता है यदि वह किसी वाद में गवाह को डरा धमका या भयभीत कर रहा हो। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण जैसे अनुच्छेद 19(1)F के तहत भारत के नागरिकों को संपत्ति के अर्जन, धारण और बयान का अधिकार प्राप्त है। सामाजिक आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार को हटा दिया गया है। उसे अनुच्छेद 301 में सामान्य कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 19(1)G में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)G भारत में सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका और व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदत्त करता है। हालांकि राज्य जनहित में इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे नशीली दवाओं या शराब जैसे अहितकर, जोखिम भरी और खतरनाक चीजों का व्यापार करने पर कुछ प्रतिबंध है। राज्य किसी वृत्ति या कारोबार के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीक आहट निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रभाव यदि आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया गया हो तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल जारी रखकर रहने तक निलंबित रहता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया गया है तो उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मूल पाठ क्या है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है तो उसे अधिक शासित का भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय वृत्त प्रवृत्ति के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विवरण अनुच्छेद 20(1) ये प्रावधान करता है कि कोई भी आपराधिक विधि भूत लक्षी प्रभाव से अधिनियमित नहीं की जा सकती। किसी अपराधी को केवल अपराध किए जाने के समय में अधिरोपित कानून द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल वाद 1954 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब विधानमंडल किसी कार्य को अपराध घोषित करता है या किसी अपराध को दंड का उपबंध करता है तो वह विधि को मूलभूत लक्षी बनाकर उन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता उन्हें इस विधि के अधिनियमित होने के पूर्व अपराध किए थे। हालांकि इस तरह के संरक्षण केवल आपराधिक कानून के संदर्भ में दिए गए हैं, गैर कानूनी नागरिक कानून के संदर्भ में नहीं दिए गए। अनुच्छेद 20(2) दोहरे जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। हालांकि यह सिद्धांत केवल तब लागू होता है जब कार्यवाहियां न्यायालय और न्यायिक अधिकरण के समक्ष हो। विभागीय जांच और अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं मानी जाती। उल्लेखनीय है कि संविधान केवल एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड वर्जित करता है। एक अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए जाने के बाद भी किसी अन्य अपराध के लिए संबंध में दंड दिया जा सकता है यदि एक ही अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न अपराध किए गए हों तथा संविधान उनके लिए पृथक विचारण पर रोक नहीं लगाती। अनुच्छेद 20(3) किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का बचाव करने का अधिकार है। यह अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों को भी है और निगमों को भी है। यह संरक्षण किसी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष दंडिक कार्यवाहियों तक सीमित है तथा सिविल कार्यवाहियों एवं ऐसी कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता जो दंडिक प्रकृति की नहीं है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि डीएनए परीक्षण और अन्य सैंपल एकत्रित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद सभी व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल पाठ। किसी व्यक्ति को उसके